अंधेरे में छुपी कहानी आदित्य के साथ। ये कहानी हमें भेजी है दिल्ली से श्रेया ने। श्रेया ने बताया कि ये कहानी उसके भाई राहुल की है, जो पिछले साल अचानक गायब हो गया था। अब तक कोई नहीं जानता कि राहुल के साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी आखिरी फोन कॉल के आधार पर श्रेया ने हमें यह पूरी कहानी लिखकर भेजी है। तो चलिए सुनते हैं राहुल की जुबानी। रात के 11 बज रहे थे। राहुल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस लौट रहा था। दिल्ली की सर्द रातें वैसे तो काफी ठंडी होती हैं, लेकिन उस रात हवाओं में एक अजीब सी खौफनाक ठंडक थी। राहुल ने अपनी बाइक स्टार्ट की और सुनसान सड़कों पर निकल पड़ा। उसके दोस्त नितिन ने उसे समझाया था, भाई इस वक्त मत जा, तूने सुना नहीं, इन रास्तों पर कई बार अजीब चीजें दिखती हैं। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार इतना डरपोक मत बन, ये सब अफवाहें हैं, मैं ठीक से पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वह रास्ते में बढ़ रहा था, उसे एहसास हुआ कि आज कुछ तो अलग था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं, एक भी गाड़ी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। न ही कोई आवाज, न ही कोई हलचल, बस उसकी बाइक का इंजन और ठंडी हवा की सिसकारी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक उसकी बाइक ने झटके खाने शुरू कर दिए। ये क्या बकवास है, राहुल ने बुदबुदाया। बाइक जैसे तैसे रुक गई। उसने चारों तरफ देखा, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि वह फोन से किसी को कॉल करेगा, लेकिन जैसे ही उसने जेब से फोन निकाला, फोन की स्क्रीन अपने आप अजीब अजीब सी चमकने लगी। तभी एक तेज आवाज आई, राहुल। राहुल का दिल एकदम जोर से धड़क उठा। यह आवाज कोई और नहीं बल्कि उसकी मां की थी। लेकिन यह कैसे हो सकता था? उसकी मां तो घर पर थी और यह आवाज इतनी साफ साफ इस वीराने में कैसे सुनाई दी? उसने तुरंत बाइक की चाबी घुमाई, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वह डरते डरते फिर से फोन पर ध्यान देने लगा। उसकी मां का नंबर स्क्रीन पर दिखने लगा। राहुल ने धीरे धीरे फोन उठाया और कांपती आवाज में कहा, हेलो। उधर से आवाज आई, राहुल घर मत आना। राहुल के हाथ से फोन गिरने ही वाला था। उसकी मां की यह आवाज वैसी नहीं थी जैसी वह जानता था। इस आवाज में एक ठंडापन था जो सीधा उसकी रूह को चीर रहा था। तो दोस्तों, यह था राहुल का आखिरी फोन कॉल जो श्रेया के भाई ने उस रात किया था। इसके बाद राहुल का फोन बंद हो गया और वो घर कभी नहीं लौटा। क्या आप सोच सकते हैं कि उस रात राहुल के साथ क्या हुआ होगा? क्या वह कोई इंसान था जो राहुल को आवाज दे रहा था, या फिर कुछ और? श्रेया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अगली सुबह जब श्रेया ने अपने भाई को ढूंढने की कोशिश की, तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। राहुल के घर न लौटने के बाद श्रेया ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने राहुल की आखिरी लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन थी दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराने सुनसान गांव के पास की सड़क। श्रेया और पुलिस जब वहां पहुंचे तो उन्हें राहुल की बाइक सड़क किनारे खड़ी मिली, लेकिन बाइक के आसपास ऐसा कोई निशान नहीं था जो बता सके कि राहुल कहां गया होगा। तभी श्रेया को अचानक से दूर किसी चीज की झलक दिखाई दी। देखिए वहां, उसने इशारा किया। एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। पुलिस वाले चौकन्ने हो गए। कौन हो तुम? उन्होंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे जंगल की ओर अंदर चली गई। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि वो औरत कौन थी और क्या उसका कोई रिश्ता है राहुल की गुमशुदगी से? जैसे ही पुलिस और श्रेया उस सफेद साड़ी वाली औरत के पीछे गए, उन्हें जंगल के अंदर कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लगीं। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ घना और डरावना था। यहां कुछ तो गड़बड़ है, एक पुलिस वाले ने कहा। तभी अचानक पेड़ों के बीच से कुछ गिरने की आवाज आई। पुलिस ने अपनी टॉर्च निकाली और उस दिशा में रोशनी की, और जो उन्होंने देखा वो उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। एक पुरानी टूटी हुई चूड़ियां और एक लाल रंग का धागा जो जमीन पर खून के छींटों के साथ बिखरा हुआ था। जंगल में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवाओं की सरसराहट और सूखे पत्तों की चरमराहट ही सुनाई दे रही थी। पुलिस वाले बेहद सावधानी से श्रेया के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन श्रेया का ध्यान अब सिर्फ उस सफेद साड़ी वाली औरत पर था। उसने अपनी आंखों में ठान लिया था कि वह आज अपने भाई राहुल को ढूंढ कर ही मानेगी।
जैसे ही वे थोड़ी और अंदर गए, जंगल अचानक और घना हो गया। पेड़ इतने करीब थे कि उनमें से रास्ता बनाना मुश्किल हो गया। तभी पुलिस की टॉर्च अचानक से बुझ गई। ये क्या हो रहा है? एक पुलिस वाले ने घबरा कर कहा। सभी की टॉर्चें अचानक एक एक कर बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। श्रेया ने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। अजीब बात थी कि पूरे जंगल में अचानक इतनी घनी चुप्पी छा गई थी कि खुद की सांसें भी साफ सुनाई दे रही थीं। तभी दूर से फिर वही हंसी की हल्की सी गूंज सुनाई दी। श्रेया का दिल जैसे उछल पड़ा। ये कौन है? उसने डरते डरते आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। पुलिस वालों ने इशारा किया कि वे सभी और अंदर जाएंगे। सावधानी से, इंस्पेक्टर ने कहा, हम यहां से जल्द निकलना चाहिए। यह जंगल हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन श्रेया ने इंस्पेक्टर की बात को अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या राहुल अब भी जिंदा है? जंगल के और अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। वह खंडहर उस जंगल के बीचों बीच था और उसकी दीवारें जैसे सदियों से टूट चुकी थीं। यहां कुछ गड़बड़ है, पुलिस ने कहा। खंडहर के चारों ओर जमीन पर कुछ अजीब सा पैटर्न बना हुआ था, जैसे कोई रस्म की गई हो। दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे और बीच में एक टूटी हुई मूरत पड़ी थी। ये जगह ठीक नहीं लग रही, इंस्पेक्टर ने कहा। तभी अचानक श्रेया को फिर वही औरत दिखी। वो खंडहर के कोने में खड़ी थी, उसे घूर रही थी। सफेद साड़ी में लिपटी, उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें सीधी श्रेया की आंखों में देख रही थीं। तुम कौन हो? श्रेया ने कांपती आवाज में पूछा। उस औरत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे खंडहर के अंदर चली गई। श्रेया बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ी। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रही थी। जैसे ही वह खंडहर के अंदर पहुंची, उसके चारों तरफ की दीवारें अचानक से बंद होने लगीं। अंदर अंधेरा था और उसके कदमों के नीचे से जमीन जैसे गायब हो गई। राहुल, कहां हो तुम? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। दीदी, मुझे बचाओ। यह राहुल की आवाज थी। तो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि इस खंडहर में आखिर क्या हो रहा था? श्रेया को राहुल की आवाज सुनाई दी, लेकिन क्या यह वास्तव में उसका भाई था या यह कुछ और था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था? खंडहर के अंदर श्रेया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे हर कोने में किसी की परछाई दिख रही थी, लेकिन वह परछाई हमेशा गायब हो जाती। तभी दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। वह पेंटिंग एक औरत की थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी गोद में एक बच्चा था। उस औरत की आंखें श्रेया की ओर देख रही थीं, जैसे वह उसे कुछ बताना चाह रही हो। यह वही औरत है, श्रेया ने खुद से कहा। उसके पीछे पुलिस वाले खड़े थे। एक पुलिस वाले ने पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह औरत कौन हो सकती है और यह बच्चा कौन है? शायद यही उस काली हवेली की असली कहानी का हिस्सा है, इंस्पेक्टर ने कहा। खंडहर की दीवारों पर और भी अजीब संकेत बने हुए थे। वहां कई सारी पुरानी तस्वीरें, टूटी हुई मूर्तियां और खून से सने हुए कागज के टुकड़े बिखरे हुए थे। लेकिन तभी श्रेया को एक आवाज फिर से सुनाई दी। दीदी, मेरी मदद करो। पुलिस ने खंडहर की जांच शुरू की। उन्हें वहां एक दरवाजा मिला जो बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। दरवाजे पर खून के निशान थे और उस पर कुछ अजीब प्रतीक उकेरे गए थे। इसे खोलते हैं, पुलिस वाले ने कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। सीढ़ियां अंधेरी और गहरी थीं, जैसे किसी अज्ञात जगह की ओर जा रही हों। श्रेया ने ठान लिया था कि वह नीचे जाएगी, चाहे कुछ भी हो। राहुल को वहां नीचे कुछ मिला होगा, उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, हवा और भी ठंडी हो गई। उसकी सांसें भारी होने लगीं और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। नीचे एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसमें चारों ओर काले रंग की दीवारें थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का मंच था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अब श्रेया उस रहस्य के बेहद करीब थी, जिसे जानने के बाद शायद उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता था। मंच पर लिखे शब्दों को पढ़ते ही श्रेया को समझ आ गया कि यह जगह क्यों इतनी खौफनाक थी। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी,
बल्कि एक प्राचीन काला जादू करने का स्थान था जहां आत्माओं को बंद करके रखा जाता था। ये सब राहुल के साथ क्यों हो रहा है? उसने खुद से कहा। तभी राहुल की फिर से चीख सुनाई दी, इस बार और भी करीब से। दीदी, मुझे बचाओ। श्रेया उस मंच के पास पहुंची और देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी थी। उस किताब में कई सारी अजीब रस्में और तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। उसने किताब को उठाया और देखा कि उसमें लिखा था, यहां आत्माओं को बंद करके रखा जाता है। जो भी यहां आता है उसकी आत्मा कभी वापस नहीं जा सकती। श्रेया को अब पूरा यकीन हो गया था कि राहुल इसी खंडहर के अंदर कहीं फंसा हुआ था, लेकिन सवाल यह था कि वह उसे कैसे बचाए। किताब में लिखा था कि जो आत्मा एक बार इस स्थान पर आती है वह हमेशा के लिए यहां की कैदी बन जाती है। उसे छुड़ाने का सिर्फ एक तरीका था, किसी और को उसकी जगह लेने के लिए तैयार करना। नहीं, मैं राहुल को यहां नहीं छोड़ सकती, श्रेया ने ठान लिया। तो दोस्तों, अब वह पल आ गया है जब श्रेया को फैसला करना होगा। क्या वह अपने भाई को बचा पाएगी या फिर यह जंगल और खंडहर उसकी भी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेंगे? श्रेया ने किताब में लिखी सभी रस्मों को पढ़ा और फैसला किया कि वह अपनी जान जोखिम में डालकर भी राहुल को बचाएगी। कमरे के बीचों बीच वह मंत्र पढ़ने लगी और तभी उसे राहुल की परछाई दिखाई दी। वह बेहद कमजोर और थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जीवन की एक किरण थी। श्रेया की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक मजबूत इरादा था। उसने मंत्रों को पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, पूरे कमरे में हवा तेजी से चलने लगी। अचानक पत्थर के मंच के चारों ओर एक अजीब सी चमकदार रोशनी फैल गई। राहुल की परछाई उस रोशनी के अंदर फंस गई। राहुल! श्रेया चिल्लाई, मैं यहां हूं, मैं तुझे बचाने आई हूं। लेकिन राहुल की परछाई चुपचाप खड़ी रही। तभी कमरे में गूंजने वाली आवाजें और तेज हो गईं। वो खौफनाक आवाजें अब सिर्फ श्रेया को डराने के लिए नहीं थीं, बल्कि वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। दीवारों पर लटके खून के निशान जैसे जिंदा हो गए हों। तुम उसे नहीं बचा सकती, एक गहरी आवाज गूंजी। यहां से कोई नहीं निकल सकता। श्रेया ने हिम्मत जुटाई और पलटी। सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी जो अब तक उसे जंगल और खंडहर के अंदर हर जगह दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वह और भी नजदीक आ चुकी थी। कौन हो तुम? श्रेया ने कांपते हुए पूछा। औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे कभी इंसानों ने मरने नहीं दिया। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे भाई को यहां खींचा है, लेकिन उसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। श्रेया का दिमाग चकराने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। तुम्हारे भाई की आत्मा इस खंडहर की कैद में है। उसे तभी रिहा किया जा सकता है जब उसकी जगह कोई और आत्मा आ जाए। श्रेया के चेहरे पर हताशा छा गई। तो इसका मतलब है अगर मैं उसे बचाने की कोशिश करती हूं तो मुझे इस जगह पर अपनी आत्मा छोड़नी होगी। सिर्फ यही एक तरीका है, औरत ने कहा। श्रेया के दिल में उथल पुथल मची थी। एक तरफ उसका भाई था जिसे वह बचाना चाहती थी, और दूसरी तरफ उसकी खुद की जिंदगी। उसने अपने बचपन के सारे पल याद किए। वह कैसे और राहुल साथ साथ खेला करते थे, स्कूल जाते थे, और कैसे वो हमेशा उसका ध्यान रखती थी। नहीं, उसने ठान लिया, मैं राहुल को यहां मरने नहीं दूंगी। श्रेया ने किताब में लिखे बाकी मंत्रों को जल्दी जल्दी पढ़ा। तभी सफेद साड़ी वाली औरत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन श्रेया ने एक कड़े मन से मंत्र पढ़ना जारी रखा। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, हवा और तेज हो गई, और सफेद साड़ी वाली औरत गुस्से से चिल्लाने लगी, तुम ये नहीं कर सकती, तुम मेरी आत्मा को यहां से निकाल नहीं सकती। श्रेया ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरी मंत्र पढ़ा। अचानक एक भयंकर आवाज हुई और खंडहर की जमीन फटने लगी। सफेद साड़ी वाली औरत चीखने लगी और उसकी परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। वह खंडहर की जमीन में समा गई, मानो उसे हमेशा के लिए निगल लिया गया हो। राहुल की परछाई भी धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन इस बार उसकी जगह पर असली राहुल खड़ा था। उसने श्रेया की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीदी, तुमने मुझे बचा लिया, राहुल ने कांपते हुए कहा। श्रेया ने अपने भाई को गले से लगाया और दोनों वहां से भागे। पीछे मुड़कर देखा तो खंडहर पूरी तरह से ढह चुका था। हवा अब शांत थी और जंगल एकदम सुनसान।
राहुल और श्रेया पुलिस के साथ जंगल से बाहर निकलने लगे। राहुल अब भी कमजोर और डरावना अनुभव कर रहा था, लेकिन वह जिंदा था। उसकी आत्मा अब आजाद थी। दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां से जिंदा निकल पाऊंगा, राहुल ने कहा। श्रेया ने उसकी पीठ थपथपाई और हंसते हुए बोली, तू मेरा भाई है, तुझे भला कैसे छोड़ सकती हूं। पुलिस भी अब थोड़ा राहत महसूस कर रही थी, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर वह औरत कौन थी। जैसे ही वे गांव पहुंचे, वहां के बड़े बुजुर्गों ने एक पुरानी कहानी बताई। वह औरत जिसका भूत जंगल में भटकता था, असल में एक शापित आत्मा थी। कहा जाता है कि कई साल पहले गांव के कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका प्राचीन तंत्र मंत्र और काला जादू उसे मौत से बचा ले गया। तब से वह उन लोगों की आत्माओं को अपने खंडहर में कैद कर लेती थी जो उसकी जादुई शक्तियों से बच नहीं पाते थे। तो दोस्तों, यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। श्रेया और राहुल तो वापस आ गए, लेकिन उस खंडहर के रहस्य अब भी कई अनसुलझे सवाल छोड़ गए हैं। जब श्रेया और राहुल गांव लौटे तो गांव वालों ने कहा कि वह खंडहर अब पूरी तरह नष्ट हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि श्रेया के साहस और मंत्रों की वजह से उस शापित आत्मा का अंत हो गया और अब वह जंगल कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग अब भी मानते थे कि आत्माएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे बस दूसरी जगह जाकर किसी और की आत्मा का इंतजार करती है। कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। राहुल और श्रेया अब उस खौफनाक अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी यह है कि क्या वह सफेद साड़ी वाली औरत सच में खत्म हो चुकी है। हर पॉडकास्ट में अंधेरे में छुपी कहानियां देते